हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम लोग करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6। और इस लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग देखेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। ये पूरा सूत्र यहाँ पर हम लोग इसका निगमन करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, 2018 के बाद से ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का पेपर में देखने को ना मिले, क्योंकि या तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताइए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताइए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लेंस मेकर सूत्र क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र यही होता है और गोलीय उत्तल पृष्ठ पर भी अपवर्तन का सूत्र यही होता है। लेकिन जब पेपर में लिखकर आएगा कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए, तब भी आपको यही फॉर्मूला करना है। लेकिन जब उत्तल आएगा तब भी आपको यही फॉर्मूला करना है, लेकिन वो दूसरी तरीके से करना है। वहां पे हमें एक उत्तल पृष्ठ लेना होगा। आज हम लोग देखेंगे कि गोलीय अवतल पृष्ठ से ये सूत्र कैसे आता है। अगले सेशन में देखेंगे कि गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र कैसे आता है। उसके बाद अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे लेंस मेकर फॉर्मूला बनाया जाता है, कि जब लेंस बनाया जाता है तो उसके लिए एक सूत्र की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। पेपर में इन तीनों फॉर्मूलों, जो कि आज हम लोग 6 करेंगे, लेक्चर नंबर 7 करेंगे, 8 करेंगे, इन तीनों लेक्चर में आपको यह देखने को मिलेगा, इन तीनों लेक्चर में आपको यह देखने को मिलेगा कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से कैसे आते हैं। ये तीनों लेक्चर मिस नहीं करने हैं, इसीलिए मैं शुरू में इतनी सारी चीज़ें आपको बता रहा हूं ताकि आप इसको मिस ना करें। तो चलिए फिर आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। लगातार 3 दिन हम आप लोगों को ये तीनों लेक्चर देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग आज के इस सेशन को। सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो लिखा है उस पर फोकस ना करें, मैं जो करने जा रहा हूँ उस पर फोकस करें। मान लीजिए कि हमारे पास एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। अब ये कैसे होगा, इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक गोलीय अवतल पृष्ठ है, तो हम एक काम करते हैं, ये एक गोली हमने अवतल पृष्ठ लिया और हम इसको कैसे बना रहे हैं, आप लोग ज़रा ध्यान से देखना। इसको हमने कुछ इस तरीके से बनाया है, ऐसे बच्चों, ठीक है। ये हमारा एक गोलीय अवतल पृष्ठ है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि हमने इसमें जो है इस तरीके से, भाई ये क्या है, कांच का बना हुआ है, तो हमने बना दिया कि भाई देखो ये कांच है। ध्यान से हमारी बात को प्लीज़ सुनते जाना प्यारे बच्चों, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष होगा, तो हमने बना दिया है मुख्य अक्ष और ये बिंदु हमने ले लिया क्या, P, ठीक। उसके बाद ये हमारा S होगा, ये होगा हमारा S डैश। तो यहाँ पर पढ़िए जरा, एक SPS एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, जो कि बताया गया है कि भाई ये पृष्ठ है और इसका जो अपवर्तनांक इन्होंने बोल दिया है वो बोल दिया है कितना है, μ2, जो कि ये कांच का बना हुआ है, तो ये कांच का अपवर्तनांक μ2 है। और इसके बाहर जो है वो वायु है, तो उसका अपवर्तनांक इन्होंने बोल दिया है कितना है, μ1 है। पहले समझ लीजिए फिर निगमन करेंगे। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1। मैंने आपको बताया था कि भाई निरपेक्ष अपवर्तनांक, जब हम किसी के सापेक्ष निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब हमने उसको निर्वात के सापेक्ष निकाला है, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक। अच्छा, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, μ2, कि सघन माध्यम से अलग करता है, मतलब ये एक सघन माध्यम हो गया और इधर जो है वो हमारा विरल माध्यम हो गया। इतना भी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इन्होंने कहा कि मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है। हमने क्या किया, हमने एक वस्तु मान लीजिए यहाँ पे रख दी और ये हमारी हो जाएगी वस्तु की दूरी, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमने वस्तु रख दी। अब इन्होंने कहा कि इसका जो वक्रता केंद्र है वो कितना है, C है। तो हम इसमें कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र मान लीजिए हमने बना लिया कि भैया ये हमारा वक्रता केंद्र है, जो कि क्या है, C है। और हमने अपनी वस्तु को यहाँ पर कहीं मुख्य अक्ष पर रख दिया है, और ये मुख्य अक्ष पर जो वस्तु रखोगे ये बिंदु वस्तु होगी। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि भाई मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु रखी है, ये लिख सकते हो। वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अभी तुरंत बताने वाले हैं। लेकिन इस पेज पे अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊंगा तो फिर
क्या होगा कि जब अगले पेज पे निगमन करूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इतना तो मैंने यहाँ पर बना दिया है, इसके आगे ना हम नए पेज पे बनाएंगे, बाद में इतनी सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्लास पेशेंस वाली है, आपको थोड़ा पेशेंस के साथ पूरा देखना होगा तभी समझ में आएगा। ये हमने क्या बना दिया, मान लीजिए कि हमारे पास एक ये जो भी डायग्राम हमने बनाया है उसी को हम फिर से बना रहे हैं ताकि आपको यहाँ समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक, ये हमने एक पृष्ठ बना दिया, इसका कहीं ना कहीं बच्चों क्या होगा, मुख्य अक्ष। तो ये हमने जो है वो इसका मुख्य अक्ष बना दिया है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से अभी इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हमने क्या किया कि इसमें हम पॉलिश वॉलिश कर सकते हैं कि भाई सॉरी पॉलिश नहीं, हम ये कर सकते हैं कि अंदर ये कांच बना सकते हैं, लेकिन हम वो बाद में बनाएंगे, शेडिंग कर देंगे। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास बिंदु कौन सा है, एस, और ये कौन सा बिंदु है, ये हमने मान लिया कि ये बिंदु हमारे पास है पी, और ये हमारा बिंदु है बच्चों क्या, एस। ठीक, अब ध्यान से समझना मेरी बात, हम कुछ आपको सिखाना चाहते हैं। देखो, जब आप क्लास 10th में थे तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मान लीजिए ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये हमारे पास एक समतल दर्पण है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ठीक, तो ये अभिलंब पे आके गिर रही है, मान लो ये अभिलंब भी है, और अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक, अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो आएगी, आके वापस चली जाएगी। ऐसा पढ़ा था, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहां पे एक कोण बनता है जो कि कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसका संबंध उसके साथ है, इसलिए ध्यान से सुनो हमारी बात। ठीक, चलो अब एक काम करते हैं, इसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये इसका वक्रता केंद्र है। ठीक, अब ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और आई और टकरा के ऐसे ही वापस चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था और मैंने आपको पढ़ाया भी है पिछले लेक्चर्स में कि जब कोई प्रकाश की किरण सेंटर से जाती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है ना, सेंटर से आती है तो वापस जाती है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? जब ये आती है, टकरा के जाती है, इस यहाँ पे कोण बनाती है जो कि कितना होता है, 90 डिग्री का। लेकिन अगर ये ऐसे जा रही है और उसके बाद यहाँ पे, क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 90 डिग्री का कोण बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब जो प्रकाश की किरण सी से जाती है वो पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए वापस लौट जाती है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां लगाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पॉइंट है और ये एक कोई पॉइंट है और ये हमने कहा कि ये इस पृष्ठ का कौन सा पॉइंट है, ये बच्चों हमारा है वक्रता केंद्र। अब एक प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से मान लीजिए कि इस तरीके से चलती है, ऐसे। ठीक, तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग ये लंब होना चाहिए कि नहीं? इस पृष्ठ पर एक लंब होना चाहिए कि नहीं? यहां पे जो कोण बनना चाहिए वो कितने डिग्री का बनना चाहिए? 90 डिग्री का बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब सर जो ये लाइन आप ड्रॉ कर दिए हैं ऐसे, ये लाइन क्या कहलाएगी? एक सेकेंड, मैं इसको डिलीट करके फिर से बनाऊंगा। ठीक, ये जो हमारी लाइन ऐसे चली गई, हमने कहा ये 90 डिग्री का ऐसे कोण बना रही है बच्चों। ठीक, अब इन्होंने कहा था कि कोई एक वस्तु रखी है, हमने मान लो यहां पे एक वस्तु रख दी और ये कहा हमने कि ये बिंदु हमारी एक वस्तु है। अब सारी कहानी शुरू होगी यहां से। प्रकाश की किरण चली, ये डायग्राम ही समझ लो, बाकी बड़ा आसान है। प्रकाश की किरण चली और चलने के बाद ये जो है ऐसे चलती है और जाके इस पॉइंट पे मिल जाती है। जिस पॉइंट पे जाके मिलती है हमने उस पॉइंट का नाम दे दिया है कि ए। ये कौन सा पॉइंट है? ए। ठीक, आपके अकॉर्डिंग ये जब जा रही है, इधर वाला माध्यम हमारा सघन है, इधर वाला माध्यम हमारा विरल है, और इस विरल माध्यम का अपूर्णांक हमने मान रखा है कि μ1 है, और इस सघन माध्यम का अपूर्णांक हमने मान रखा है कि μ2 है। ठीक, जो कि हमारा सघन है। तो उस हिसाब से आपकी ये प्रकाश की किरण क्या होनी चाहिए? भाई ये प्रकाश की किरण झुकनी चाहिए, है ना? ये प्रकाश की किरण क्या करनी चाहिए? झुकनी चाहिए। तो अब ये क्या करेगी? भाई ऐसे जा रही थी, इसको सीधे ऐसे ही चले जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। इसका मतलब है कि ये प्रकाश की किरण अब थोड़ा सा जो है वो झुकेगी। देख लो, हल्का सा झुकती हुई प्रतीत हो रही है। अब मैं ये प्रकाश किरण ऐसे लेके जा रहा हूं, उसके बाद ये प्रकाश की किरण ऐसे यहां से झुक गई। लेकिन
जो बंदा वहां खड़ा होगा, जो इंसान वहां खड़ा होगा, उसको ऐसा लगेगा कि सर ये जो प्रकाश की किरण है ना, ये कहीं पीछे से आ रही है। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा प्लीज। उसको ऐसा फील होगा कि ये प्रकाश की किरण कहीं इधर से आ रही है, ऐसे आ रही है। ठीक, आ रही ना बात समझ में? फिर से बनाते हैं, रुक जाओ। उसको ऐसा फील होगा कि ये प्रकाश की किरण कहीं इधर से ऐसे आ रही है। बोलो, इतना समझ में आई ये बात? बड़ा आसान था। ठीक, तो इस पॉइंट को जिसको हमने ए नाम दिया है, ऐसे ऐसे पॉइंट बन गया हमारा। ठीक, जो कि हमारा प्रतिबिंब बन जाता है कहां पे? ये बन जाता है आई। ठीक, ये हमारा जो लाइन है ये कैसा है? अभिलंब है, और ये थोड़ा सा झुक गई है, और ये ऐसे लग रहा है कि ये प्रकाश की किरण ऐसे यहां से जा रही है। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई आसानी से? चलिए अब एक काम करते हैं, हम जितना मैंने ये बनाया है इसको ना हम थोड़ा जूम भी कर देते हैं। ठीक, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, अच्छे से सारी चीजें भी समझ में आ जाएं, ताकि इसको आप अच्छे से समझ लो। ठीक, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं। अब हमने बोला कि भाई ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, और ये येलो वाली जो लाइन है हमारी, वो हमारा जो कोण बनाएगी येलो वाली लाइन के साथ, वो बनाएगी आपतन कोण। तो ये पूरा का पूरा जो कोण बनेगा ये हमारा बनेगा आपतन कोण। तो ये हमने लिख दिया कि ये वाला जो कोण बन के आएगा वो बन के आएगा आपतन कोण, क्योंकि ये एक टाइप का अभिलंब है और ये कोण बना रही है आपतन। ध्यान से सुनना बच्चों, प्यार से सुनोगे तभी समझ में आएगा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। अब उसके बाद यहां पे एक कोण ये वाला बनेगा, एक सेकेंड, यहां पे कोण ये वाला बनेगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और ये कोण हमारा होगा कौन सा कोण? ये वाला कोण होगा हमारा आर कोण, जो कि होगा अपवर्तन कोण। जब कॉपी में आप बनाओगे तो आपके पास जगह होगी, आप अच्छे से बना लोगे। ये येलो लाइन और ये जो ग्रीन वाली लाइन जा रही है, इनके बीच में कोण बनेगा जो कि हमारा होगा अपवर्तन कोण। अब ध्यान से सुनो, अगर इस लाइन को देखें तो सीधा आ रही है, इस लाइन को देखें तो सीधा आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये वाला इतना कोण बनेगा, ये भी कौन सा बनेगा? आर बनेगा। ध्यान से सुनते जाओ बच्चों बस, क्योंकि जब कोई रेखा ऐसे काट के जा रही है, कोई ऐसे काट के जा रही है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो ये वाला जो कोण बन रहा है वो कोण इसके बराबर होना चाहिए, जो कि आर है। बात समझ में आ गई? अब आगे की कहानी, हमने एक काम किया, यहां से एक अभिलंब ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक, एक अभिलंब ऐसे ड्रॉ कर दिया, और इस अभिलंब का नाम रखा हमने कि भाई एम, और ए एम हमारा अभिलंब हो गया, और ये पॉइंट हमारा पी हो गया। बताओ यहां तक क्या बात समझ में आ गई है? अच्छे से कहानी शुरू समझ में आ गई है? अब सुनो बच्चों, ठीक, इतना काम समझ में आ गया अच्छे से। अब हम इसमें क्या बताते हैं, पीछे जाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। सुनो, हमने लिखा कि भाई सी है वक्रता केंद्र, वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बनता है, चित्र में आपतन कोण और अपवर्तन कोण है, जो कि हमने आपको यहाँ दर्शाकर बता दिए कि आर जो है या आपतन कोण है या हमारा अपवर्तन कोण है, और ये वाला कोण इसके बराबर है। क्यों बराबर है वो भी मैंने आपको बता दिया है, काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ध्यान से सुनो। ठीक, अब हमने कहा कि ओ ए आई ए सी ए, ओ ए आई ए सी ए कहाँ है? ये कोण बनाते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक, ये लाइन यहां लिखी है, और उसके बाद माना ए से मुख्य अक्ष पर लंब डाला गया है ए एम, जो कि एच लंबाई का है। ठीक, ये सारी बात ध्यान से सुनो, इसको दिमाग में सेट करो। ओ ए आई ए सी ए, ओ ए आई ए सी ए, ओ ए आई ए सी ए, ये कोण बनाते हैं, और इन कोणों का जो नाम है वो कोण है बच्चों अल्फा, ये कोण है बीटा, ये कोण है गामा। बात समझ में आ गई? और ये कोण बन रहा है 90। बोलो, ये बात समझ में आ गई पीछे से? और उसके बाद जो लंब बनाया है, इस लंब की हमने ऊंचाई मान ली है कितनी? h। एक चित्र बड़ा बेहतरीन है, ध्यान से समझ लो अच्छे से। स्कूल में इतना अच्छे से आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक, जानते हैं वहां टीचर आपके और अच्छे हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन इतना समय नहीं मिलेगा आपको। ठीक, आ गया समझ में? अब सुनो, अब कहानी यहां से शुरू होगी, निगमन शुरू होगा। हम क्या क्या करेंगे ध्यान से सुनिए, पहले बता देते हैं। सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि बिंदु P से लेकर यहां तक दूरियां कौन कौन सी हैं, इनकी बातें करूंगा।
फिर मैं ये करूँगा, स्नेल का नियम लगाऊंगा। स्नेल का नियम लगाने के बाद फिर मैं स्नेल के नियम के अनुसार वहाँ से मैं अपवर्तनांक और आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में संबंध निकालूंगा। उसके बाद उस संबंध में मैं अल्फा बीटा गामा को घुसोड़ने की कोशिश करूंगा उसमें। फिर उसके बाद वो उसमें आ जाएंगे। फिर अल्फा बीटा गामा की अलग से वैल्यू निकालूंगा और उनको उठा के मैं कहाँ पे रख दूंगा, ये आप आखिरी में भी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया। उन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को उठा के मैं फिर से स्नेल के नियम में रख दूंगा और निगमन खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कौन सा निगमन सर आप कर रहे हो? ध्यान से सुन लो, आप ये करने जा रहे हो। ठीक, हमने अपवर्तनांक निकाल लिया है, यह बात सारी समझ में आ गई है। अब कहानी जरा ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। ठीक, हमने बताया कि भाई P से लेकर इस बिंदु P से लेकर C तक की दूरी जो है वो बता दी सर ने कितनी है, R। ठीक, बिंदु P से लेकर I तक की दूरी कितनी है, V। बिंदु P से लेकर O तक की दूरी कितनी है, U। बात समझ में आ गई है? सारी बातें क्लियर? ये वाली दूरी कितनी हो गई, R। ये दूरी कितनी हो गई, R। ये R दूरी हो गई यहां से लेकर यहां तक। ये वाली दूरी कितनी हो गई यहां से लेकर यहां तक, V। बेटा बहुत ध्यान से हमारी बात को सुन लो। फिर उसके बाद ये यहां से यहां तक दूरी कितनी हो गई, ये भाई वस्तु की दूरी है जो कि है U। ठीक, आ रही बात समझ में? पहला काम आप यहां लिखोगे कि चिन्ह परिपाटी से, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है बच्चों, चिन्ह परिपाटी से अगर मैं ध्यान से देखूं तो वस्तु की दूरी जो कि हमारी कितनी है बच्चों, ध्यान से देखो, P से लेकर O तक है, P से लेकर O तक है, जिसको मैं लिखूंगा माइनस का U। फिर उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी जो कि है P से लेकर I तक, जिसको मैं बच्चों लिखूंगा क्या, V, वो भी माइनस का, बाएं तरफ है सारे के सारे। इसके बाद वक्रता त्रिज्या, वो उसके बाद क्या लिखूंगा, वक्रता त्रिज्या जो कि बच्चों कितना होगा, सर्जरी हो रही है आज निगमन की, वक्रता त्रिज्या P से लेकर C तक। हमको सब याद है ये सारे नाम, हम नहीं तो फिर मैं कैसे मैच करा पाता, सोच लो इन सारे चीज़ों के साथ। ठीक, अभी इसके बाद वाला निगमन करेंगे, बिल्कुल हलवा लगेगा। ये करंट मार रहा है यार बोर्ड मेरा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या, सारी चीजें निकाल ली चिन्ह परिपाटी से। अब सुनो मेरी बात, और हम लिख सकते हैं कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो कि हमारा फॉर्मूला होता है, विरल माध्यम कौन सा है, पहला। ये कौन सा माध्यम है, दूसरा। इसके अनुसार आपका जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो बनना चाहिए साइन I बटे में साइन R, ये बनना चाहिए। ठीक, लेकिन हम जानते हैं कि ये तो होता है μ2 डिवाइडेड बाई μ1 और ये होता है साइन I और डिवाइडेड बाई बच्चों कितना, साइन R। बोलो यहाँ तक क्या समझ में आई इतनी बात? ठीक, आसानी से इतनी बात समझ में आ गई है। अब सुनो मेरी बात, इतना लिख लिया आप लोगों ने, नए पेज पे जाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक, अब हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि I व R के मान बहुत छोटे हैं, क्या है, बहुत छोटे हैं, है ना। I व R के मान क्या है, बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं लिख सकता हूं कि साइन I बराबर सिर्फ I तथा साइन R बराबर R। ये बातें मैं काफ़ी दिन से बता रहा हूं कि अगर मान बहुत छोटे होते हैं तो हम ये साइन हटा सकते हैं, tan हटा सकते हैं, cos नहीं हटा सकते। ठीक, तो अब मैं लिख दूंगा कि भैया अतः फिर क्या बन जाएगा, अतः मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा μ2 बटे μ1 इज इक्वल टू I बटे कितना, R। अब बोलो क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है या नहीं? आसानी से आई समझ में। अब हम मान सकते हैं कि भैया ये हमारा समीकरण नंबर कितना है, 1। ठीक, अब ध्यान से सुनो मेरी बात,
इधर आ जाओ। अब हम काम करेंगे साइन आई और साइन आर के मान निकालेंगे। अब ध्यान से सुनो, और ऐसे मान निकालेंगे कि भैया ये अल्फा बीटा और गामा इनमें मान हमारे आ जाएं। मतलब हम अल्फा निकाल ले, बीटा निकाल ले, गामा, इनके बीच में कोई संबंध आना चाहिए, ताकि मैं ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, इनके मान निकाल लूँ। किसके साथ? भाई ये देखो, इस अल्फा कोण के लिए ये लंब है, ये आधार है। सुनो मेरी बात, ये अल्फा कोण के लिए ये लंब है, ये आधार है। इस बीटा कोण के लिए मैं हरे वाले इसमें लाइन में त्रिभुज में देखूं, ये लंब है, ये पूरा आधार है। ध्यान से सुनो, ये लंब है बड़े वाले त्रिभुज के लिए, ये लंब है, ये नीचे वाली पूरी पी से लेकर ओ तक, या मैं कहूं एम से लेकर ओ तक, ये क्या है? आधार है। बात समझ में आ रही? तो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं शिवम सर जिससे साइन आई और साइन आर, तो साइन तो गायब ही हो गया, आई भी गायब हो जाए, आर भी गायब हो जाए और अल्फा बीटा आ जाए। बात समझ में आ गई? चलो इसके बारे में कुछ करते हैं। हम आई का मान निकालते हैं। हमें एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे पास एक त्रिभुज है, ध्यान से सुनिए। कौन सा त्रिभुज है? ए ओ और उसके बाद सी। ध्यान से सुनिए, कौन सा त्रिभुज है? ए ओ सी। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां बनाते हैं, नहीं यहां बनाते हैं, ठीक, छोटा हो गया, बड़ा बनाओ। यहां बनाते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि यहां भी बगल में रहेगा तो आप नोट भी कर लोगे, मुझे समझाने में भी मजा आएगी। ठीक, ये देखो, ए है, ओ है, सी है, यहां पे आई है। देखो, ए ओ और उसके बाद यहां पे ए है, ओ है, सी है, आई नहीं है, आई हटा दूंगा क्योंकि मैं पूरा आई लेना चाहता हूं। ठीक, ए है, ओ है, सी है, ए है, ओ है, सी है, बीच में आई वाली लाइन हटा दिया। फिर से देखो क्या कर रहे हैं सर, ए है, ओ है, सी है, ये पूरा, ये आई है। ध्यान से समझोगे तो प्यार से समझ में आएगा। ये पूरा आई कोण है और ये अल्फा कोण है। तो मैंने बोला कि ये कोण आई है और ये कोण कौन सा है? अल्फा। यहां समझ में नहीं आया तो फिर कहीं समझ में नहीं आएगा। फिर ये कौन सा कोण है? बीटा, क्योंकि हम तोड़ तोड़ के बताने वाले इंसान हैं, समय चाहे जितना लगे। ठीक, तो अब हम यहां लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ सी को ध्यान से देखें, ए ओ सी को अगर हम ध्यान से देखें तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आई में अल्फा जोड़ा जाए, कोण आई में अल्फा जोड़ा जाए, आई में अल्फा जोड़ा जाए तो बीटा कोण के बराबर होगा। अब आपको ये पता ही नहीं होगा सर क्यों। सुनो कहानी बेटा, अगर एक त्रिभुज है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री, तो तुम बताओ ये यहां वाला कोण कितना होगा? यहां वाला भी 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि ये 90 है, 90 है, यहां जोड़ के 180 होता है। इन दोनों कोण के जोड़ के भी कितना होता है? ये दोनों कोणों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो भी यही वाला मान आएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? अगर हम कोई त्रिभुज बना दें और ये लाइन को ऐसे बढ़ा दें तो ये वाला जो कोण होता है इन दोनों कोणों के जोड़ने के बराबर आता है। इसको बहिष्कोण कहते हैं, इनको अंतःकोण कहते हैं। तो तुम यहां बड़ी सी लाइन लिख सकते हो कि अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। समझ में आई बात? तो हम लेकिन शॉर्ट में यहां लिख देंगे कि बहिष्कोण। अगर मेरा बहिष सही ना लिखा हो तो समझ जाना सर को आता वाता नहीं है। ठीक है, इसके बाद आई का वैल्यू निकाल लिया सर ने, जो कि आया बीटा माइनस अल्फा। ठीक, ये सर ने आई का वैल्यू निकाल लिया। ठीक, अब सुनो मेरी बात, इधर आ जाओ। सर ने आपको बताया था कि भैया ये आर है तो ये वाला भी क्या होगा? आर होगा। अब हम त्रिभुज ए आई और उसके बाद हम ए आई और उसके बाद हम सी में देखेंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात, ए आई सी में देखेंगे तो फिर से मुझे मिलेगा अल्फा। ये वाला अल्फा बहिष्कोण होगा, आर को बीटा में जोड़ने पे ये वाला कोण मिलेगा, ए आई सी। ठीक, त्रिभुज ए आई सी में अगर हम ध्यान से देखें तो आर में अगर हम बीटा जोड़ते हैं तो हमें कौन सा कोण मिलेगा? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, अल्फा नहीं होगा, तुम लोग यार बताते नहीं हो। आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं, रुक जाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये गामा था बच्चों, ये गामा था यार, सॉरी, अभी देखा ना तो याद आया। ध्यान से देखो, सी वाले पॉइंट के साथ कौन सा कोण बन रहा है? गामा यार, है ना।
तो कौन सा बन रहा है, गामा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आई प्लस अल्फा और ये हो जाएगा गामा, तो ये गामा माइनस अल्फा होगा। ठीक, अब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आर बीटा, लेकिन हम इस त्रिभुज बना के दिखा देंगे। देखो ये आर ये बीटा ये गामा के बराबर होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, आर बीटा और ये गामा के बराबर होगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू आएगा गामा माइनस बीटा। ठीक, इतनी वैल्यू आएगी। इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक, समीकरण नंबर 1 से क्या कहता है, समीकरण नंबर 1 कहता है μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू आई। आई का वैल्यू कितना है, गामा माइनस अल्फा। आर का वैल्यू कितना है, गामा माइनस बीटा। बोलो ये बात समझ में आ गई है, आसान है। ठीक, गुणा करते हैं, μ2 गामा μ2 बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको करेंगे μ1 गामा, इसके साथ करेंगे μ1 अल्फा। बेटा ऐसा क्वेश्चन है ये कि अगर जरा सी गलती हुई तो पूरा तुम गलत करोगे, 5 नंबर का आता है, तैयार कर लो अच्छे से। अब सुनो मेरी बात, देखो इसमें भी अल्फा है, इसमें भी गामा है, इसमें भी गामा है। गामा वालों को एक तरफ, अल्फा वालों को एक तरफ, इस अल्फा वाले को इस तरफ ले आओ, तो μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा। ठीक है, सर्जरी चल रही है, अभी थोड़ी देर में मरीज ठीक होके आएगा। फिर ये μ2 और ये गामा। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इधर से गामा कॉमन ले सकते हैं, तो हमने गामा ले लिया कॉमन, हमारे पास हो गया μ1 माइनस μ2 और इधर हो गया हमारे पास μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा। ठीक, इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान हमको पता चल जाए। बात समझ में आई? अब आ जाओ यहां, समझो। ये बढ़का त्रिभुज देखो जरा, कौन सा वाला, ए ओ और उसके बाद एम वाला। ठीक, फिर छोटका त्रिभुज देखो जरा, ए आई सी द्वारा, यहां पे बन रहा है अल्फा, यहां पे बन रहा है बीटा, और एक और त्रिभुज है यार। ठीक है, सी कहाँ यार, तुम्हारा दिमाग खराब है सर जी आज। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये हो गया ए और ये हो गया सी और ये हो गया एम। यार अगर हम ध्यान से देखें तो ई वाले नीचे वाले हमारे हैं आधार, और ये भैया एक ही लंब बार बार आ रहा है, एच आ रहा है कि नहीं, आगे चल के का उड़ा देंगे हम। सुनो अब ध्यान से सुनो हमारी बात, हम अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, गामा निकालेंगे, इन तीनों का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एम में, त्रिभुज ए आई एम में, त्रिभुज ए सी एम में। सुनते जाओ, त्रिभुज ए ओ एम में, ये चाहो तो बगल में तुम बना भी लेना, त्रिभुज ए आई एम में, त्रिभुज ए सी एम में। ठीक, यहाँ जल्दी से झम्मे से मारो स्क्रीनशॉट, आगे चलें, ध्यान से सुनो। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एम में, हमें सारे नाम याद हैं, तुम भी ऐसे याद करो, बस खाली ओ बदलेंगे, आई कर लेंगे, सी कर लेंगे, बाकी ए भी वही रहेगा, एम भी वही रहेगा, पीछे से याद करके आए। ठीक, तो यहाँ हमने लिखा कि भैया अगर हम ये लिखे कि अल्फा का मान निकालना चाहें तो हम ये निकाल सकते हैं कि भैया अल्फा बराबर tan अल्फा लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि भाई अल्फा निकालना है तो हम tan लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन लगा सकते हैं, क्योंकि tan 0 0 होता है, तो अल्फा बराबर हम tan अल्फा लिख सकते हैं। अच्छा, जो कि कहता है लंब बटे आधार, यही तो कहता है, यही तो कहता है बच्चों। लंब बताओ कौन है, ए एम, आधार कौन है, ओ एम, ए एम बटे ओ एम। ठीक, ए एम बटे में ओ एम, ध्यान से सुनते जाओ। ठीक, चलो अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए आई और उसके बाद सी में, यार कलर पेन का यूज करें, अलग अलग कलर से लिखते हैं। ठीक, त्रिभुज ए आई एम में। ठीक है, तो ये हमने लिखा कि बीटा बराबर, कल हमारी तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ थी, हम कितना कंट्रोल कर रहे हैं बच्चों कि हम जो है थोड़ा ये जो ऐसे जुनून के साथ ऐसा हम पढ़ाते हैं ना, ये कम करना चाहते हैं, बट नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ए एम आई एम क्यों ऐसा कम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक, समझ में आ रहा है कुछ ऐसे। अच्छा, अब तीसरा त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए सी एम में।
मिला लो एक बार। ACM में ध्यान से देखते जाओ यार तुम लोग, ठीक। यहां में कौन सा कोण बनेगा, गामा। गामा इज इक्वल टू tan गामा इज इक्वल टू AM बटे CM। ओके, बोलो इतना समझ में आया अच्छे से, ठीक। अच्छा, अब हम लोग जरा एक लाइन लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि भाई P जो है वो M के बहुत पास है। यदि ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो A और M और P आपस में बहुत पास पास होंगे। तो हमने लिखा कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो A, M, P और M पास पास होंगे, ठीक। तो अगर P और M बहुत पास पास हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना, अगर P और M बहुत पास पास हैं तो जो ये त्रिभुज हम ACM बनाए थे इसको हम त्रिभुज ACP भी तो कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो हमारी C से लेकर N तक दूरी है उसको हम C से लेकर P कह सकते हैं, या I से लेकर जो M तक दूरी है उसको हम I से लेकर P कह सकते हैं, या फिर हमारी जो O से लेकर M तक दूरी है उसको हम O से लेकर P कह सकते हैं। मतलब ये जो M है ना, ई का बाहर कर लो, M को हटाओ, P को लिखो। समझ में आई इतनी बात, ठीक। तो यहां जहां जहां आपको M दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले नहीं, AM नहीं, वो तो ऊपर वाली दूरी होगी, नीचे वाले में जो दिखाई दे रहा है उसको सब को हटाओ। तो हम लिख सकते हैं AM बटे में OP, इसको लिख सकते हैं AM बटे में IP, इसको हम लिख सकते हैं AM बटे में CI। गधे कहीं के, CP लिखिए, ठीक। आ गई बात समझ में? आसान है, बड़ा आसान है, समझ में आ गया होगा। अब सुनो हमारी कहानी। H बटे सुनो, O से लेकर P तक की दूरी कितनी है हमको पता है कि हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। O से लेकर P तक की दूरी U है, P से लेकर I तक दूरी V है, C से लेकर P तक दूरी R है, ये हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था, ठीक। समझ में आई बात? चाहो तो तुम देख भी सकते हो। तो O से लेकर P तक दूरी कितनी है U, I से लेकर P तक दूरी कितनी है V, H से लेकर नहीं, C से लेकर P तक दूरी कितनी है R। ये बन गए फॉर्मूले। बोलो समझ में आई बात? अल्फा बीटा गामा सबके मान सर ने निकाल लिए। अब हम आगे चलते हैं और इसमें रखना शुरू करते हैं। अल्फा का मान रखेंगे, बीटा का मान रखेंगे, सब रखेंगे। चलो अब हम यहां क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा व गामा के मान। बेटा मैं 2 साल से ऑफलाइन पढ़ा नहीं रहा हूं, नहीं तो पता है ये सब ऐसे एक तो रटा है हमको फिलहाल। अल्फा बीटा गामा के मान, समीकरण नंबर कौन सा था, 3 मिलाओ, 3 ही था, नहीं 2, 3 माने नहीं सर जी तुम। है क्या हो रहा है ये? हाँ अब सही। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 2 में रखने पर, है ना, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अच्छा, समीकरण नंबर 2 क्या था? समीकरण नंबर 2 था अल्फा म्यू 1 अल्फा, या अल्फा म्यू 1 क्या लिखा था वही लिखो, नहीं तो आधे बच्चों की दिक्कत हो जाएगी। अल्फा 1 म्यू 1 माइनस अल्फा 2 बीटा इज इक्वल टू गामा, है ना, म्यू 1 माइनस म्यू 2। आ गई बात समझ में? वैल्यू रखो। अब सुनो, अल्फा का मान रखेंगे जो कि हमने निकाल रखा है h बटे माइनस का u म्यू 2। हमने बीटा का मान निकाल रखा है जो कि h बटे माइनस का v है। अभी मिलवा देंगे, परेशान ना हो। गामा का मान h बटे माइनस का r, और ब्रैकेटवा में म्यू 1 माइनस म्यू 2 लिखेंगे। बोलो समझ में आई बात? मिला लो। अल्फा बीटा गामा के मान h बटे u, h बटे v, h बटे r। अल्फा बीटा गामा h बटे u, h बटे v, h बटे r, सारे मान निकाल लिए, ठीक। अब सुनो मेरी बात, इसमें भी h है, इसमें भी h है। हम एक काम करते हैं, h को बाहर निकालते हैं और म्यू को अंदर ले जाते हैं। तो हमारा आ गया म्यू 1 अपॉन u, अंदर गया,
और ये माइनस के साथ, फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया, म्यू टू डिवाइडेड बाई वी, ये ऐसे हो गया। इधर तो बेचारा एच लिखा ही था, इधर हो गया माइनस का आर, उसके बाद इसके बाद गलत तरजी, तो ये हो गया म्यू वन माइनस म्यू टू। बोलो क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? थोड़ा पानी पी ले, हम कट वट नहीं करेंगे। तुम तो भी जानो कि सर जी पानी पीते हैं, कुछ और तो नहीं पीते सर जी। ऐसा ही अपलोड होगा ये वीडियो, कटेगा नहीं। पानी पीते हुए देख के अगर कोई भाग के गया अपना नुकसान करके जाएगा। सुनो, ये प्लस में है, ये माइनस में है। म्यू टू बटे में वी, म्यू वन बटे में यू। 5 नंबर का प्रश्न है, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। 1 बटे ये हमने लिखा आर। अब हमने काम किया, ये जो माइनस था ना इसको अंदर गुणा करते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा म्यू टू माइनस का म्यू वन। ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो। ठीक, आगे बात समझ में। तो एक काम करते हैं, ये जो आर यहाँ नीचे ऐसे पटक के नीचे लिखा हुआ है ना, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक, और इसको ऐसे लिखो प्यार से, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। कितना अच्छा प्यारा लग रहा है, देखो ऐसे देखने में, समझ में आ गई बात? और यही हमारा सूत्र है जो कि फाइनली इतने समय के बाद आया है अब, मगर अभी भी पूरा नहीं हुआ है बच्चों। पेशेंस रखो थोड़ा सा। यहाँ तक समझ में आया? पहले यहाँ तक समझते हैं, फिर इसके बाद आगे हम करते हैं। अब इसको समझो सर ने किया क्या क्या आज, ठीक, पूरा बोल के बताते हैं। ठीक, माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका नाम SPS डैश है। जो भी कुछ होगा तो पता चल जाएगा, कुछ गलत नहीं है कुछ भी, SPS डैश है। ठीक, आगे बात समझ, जो कि 2 माध्यमों को अलग करता है। विरल माध्यम जो कि हमारा जिसका अपूर्णांक म्यू1 है, सघन माध्यम जिसका अपूर्णांक म्यू2 है। इतना सर ने बता दिया आप लोगों को कि विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है, सारी चीजें बता दी। और इसके बाद इसको ना इस तरीके से शेडिंग कर लेना, ऐसे कर लेना शेडिंग। ठीक, अरे शेडिंग ना करना, थोड़ा थोड़ा पेंसिल से ऐसा निशान बना देना, तुम लोग समझदार हो। ठीक, ये हमारा सघन माध्यम है और इसके बाद ये कांच का एक पृष्ठ है ऐसे। ठीक, जो 2 माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। इतनी बात तो सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो, जिसकी वक्रता त्रिज्या r है और जो वक्रता त्रिज्या है तो उसका वक्रता केंद्र भी होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या r है। अब हमने माना कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण जब इस पृष्ठ SPS डैश से टकराएगी तो टकराने के बाद ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। अभिलंब कहाँ है, दिखाई दे गया होगा। अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया सर ने कि अभिलंब कैसे बनाया, वहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात। अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। अब ऐसा प्रतीत होगा कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो I डैश यहाँ पे बन जाएगा। इतनी बात सर ने बताई। उसके बाद सर ने बताया कि जो हरी वाली रेखा है वो पृष्ठ के अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है जो कि है आपतन कोण। देख सकते हो O और उसके बाद A और उसके बाद ये C, इसके बीच में एक कोण बन रहा है जो कि हमारा कितना है, I। और उसके बाद फिर आपने बताया कि सर जो ये किरण ऐसे जा रही है, ये वाली ऐसे जा रही है, यहाँ पे कोण बन रहा है जो कि कौन सा है, अपवर्तन कोण। चाहो तो नाम दे दो उनका, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है उनका नाम देने की। अब उसके बाद सर ने बताया कि ये वाला जो R कोण है वो इस वाले कोण के क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है। इस प्रकार से चित्र हमारा कंप्लीट हो गया। फिर सर ने बताया कि जो हमारी दूरियां हैं अगर हम उनको ध्रुव से नापेंगे तो C तक R होगा जो कि माइनस लिखेंगे, और P से लेकर O तक नापेंगे जो कि माइनस का U होगा। हम P से लेकर I तक नापेंगे जो कि V होगा, वो भी हमारा माइनस का होगा। इतना करने के बाद सर ने सारी दूरियों को यहाँ लिख दिया। फिर सर ने कहा कि अभी स्नेल चाचा के नियम का उपयोग करो और बताओ कि 1 μ2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक sin I बटे sin R होता है। लेकिन फिर सर ने बताया कि नहीं यार, जो हमारा 1 μ2 जो होता है वो μ2/μ1 के बराबर होता है। इतना करने के बाद फिर सर ने ये बोल दिया कि बेटा जो आपके कोण हैं हमारे I और R वो तो बहुत छोटे हैं, तो साइन को तुम हटा दो। सर ने वो कर दिया और पहला समीकरण मान लिया। इतना करने के बाद सर ने बोला कि भैया यहाँ पे μ1 μ2 तो हमें अपने प्रश्न में लाना ही था, लेकिन ये I और R को मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो V और U चाहिए।
तो सर ने कहा कि आप ऐसा करो, आई और आर के मान को निकालना शुरू करो। फिर सर ने बताया कि एक त्रिभुज बन रहा है ए ओ सी, जिसमें ये आई है, ये अल्फा है, ये आई है, ये अल्फा है। ध्यान से सुनो, यहां पे देखो, ठीक, यहां पे देखो, ये ए है, ऐसे चले ओ तक गए, ये हो गया, ऐसे हो गया। यहां पे कोण बन रहा है जो कि कितना है, अल्फा। यहां पे कोण बन रहा है जो कि कितना है, अल्फा। ये सॉरी यार, आई बन रहा है कोण। उसके बाद यहां पे कोण बन रहा है जो कि कितना है, अल्फा। यहां पे कोण बन रहा है जो कि कितना है, गामा। ये आई और अल्फा जोड़ने के बाद ये गामा के क्या होगा, आपस में बराबर होगा। सर ने इतनी बात आप लोगों को बता दी कि जोड़ने के बाद इस गामा के आपस में बराबर होगा, ठीक। उसके बाद सर ने बताया कि ये छोटा वाला, ये वाला त्रिभुज देखो, तो अगर ये आर को बीटा के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा, गामा के बराबर होगा। ये चीजें सर ने बताई, आई और आर का मान निकाला और जब में से उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दिया, कैची गुणा किया, फिर आफत हमारे बन गए कौन, अल्फा और बीटा। फिर सर ने बोला ऐसा है कि तुम अगर इस त्रिभुज में tan अल्फा का मान निकालोगे तो वो अल्फा के बराबर ही होगा, और एम ओ एम आपस में एम बटे ओ एम होगा, लंब बटे आधार निकालोगे। फिर सर ने एक बात बताई कि देखो बिंदु भाई एम और पी तो बहुत पास पास हैं, तो तुम ये लिख सकते हो, यहाँ साइड में लिख देना कि बिंदु एम, यहाँ एक पूरी लाइन लिखना। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु एम और पी बहुत पास पास होंगे, अर्थात ओ एम बराबर ओ पी, आई एम बराबर आई पी, सी एम बराबर सी पी। यहाँ लिख लोगे, लिखो तो लिखो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, एक छोटी लाइन लिख देना बस यहाँ पे कि भैया ये, इसलिए आपस में ये हमने इनको इसलिए बदल दिया क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, ये इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक। इतना करने के बाद फिर सर ने क्या किया, सर ने तीनों वैल्यू निकाल ली। इन्होंने अल्फा की वैल्यू निकाली h अपॉन माइनस वी, इन्होंने बीटा की वैल्यू निकाली h अपॉन माइनस वी, इन्होंने गामा की वैल्यू निकाली h अपॉन माइनस आर, और इनको उठा के फिर से समीकरण नंबर 2 में रख दिया। और समीकरण नंबर 2 ये कहता है, सारी वैल्यू कर दी, कैंची गुणा कर दिया, h को कॉमन लेके उड़ा दिया। कैंची गुणा तो किया ही नहीं, काहे बता रहे हो, कैंची गुणा नहीं किया, हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद h को कॉमन लेके उसको उड़ा दिया, और जैसे h को कॉमन लेके उसको उड़ा दिया और बाद में हमने उसको अरेंज करके लिखा कि भाई म्यू2 म्यू1, ये सारी बातें हो गई। ये फॉर्मूला उपयोग में आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना करने के बाद अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो बताने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये म्यू2 म्यू1 को उड़ा देंगे अब, ठीक। तो हम लोग लिखें कि यदि विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम जो कि हमारा कौन है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 म्यू2 है ना, है ना, का अपवर्तनांक ये हो, है ना, तब बोल सकते हैं हम कि म्यू2 बटे म्यू1 इज, ये इतना आएगा, ठीक, इतना आएगा। ये बात तुम समझते हो। अब इसको उठाओ और यहाँ उठा के लिखो ऐसे। हमने क्या किया, लिखा म्यू2 बटे वी माइनस म्यू1 बटे यू। इसके बाद हमने लिखा कि म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा, हम अगर इसमें म्यू2 के नीचे म्यू1 लाना चाहें तो हम कैसे लाएंगे, दिमाग लगा के सोचो एक बार। हम एक काम करते हैं, ज़बरदस्ती ऊपर से म्यू1 कॉमन ले लेते हैं। अब जब ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा म्यू2 बटे म्यू1 और पूरे के बटे में वी, यहाँ से मिलेगा हमको 1, और इसके बाद ये बचेगा हमारे पास u, और इसके बाद यही काम यहाँ भी करते हैं, म्यू1 ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा म्यू2 बटे में म्यू1 और माइनस का 1, और डिवाइडेड में बचेगा बच्चों r। टीचर कोई बताता नहीं है ये बात, मैं फिर ध्यान से सुनो मेरी बात। अब मन में आया होगा कि सर जब ये कॉमन लेंगे तो ये कैसे बटे में कैसे आया, क्या ये भी बता सकते हो आप? सुनो कहानी, अभी तो हम शुरू किए हैं, ठीक। अब सुनो मेरी बात, हमारे पास है म्यू2 बटे में v, म्यू1 बटे में u। अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसमें कर सकते हैं म्यू1 से गुणा और म्यू1 से भाग कर सकते हैं, और ये वाला ऊपर वाला म्यू1 निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ तो एक बचेगा, नीचे वाला इसमें म्यू1 रह जाएगा, इसके नीचे यहाँ पर। तो जब हम ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं तो ऐसा होता है। अब उसके बाद ये तो हो गया ख़त्म, इतना बच गया मेरे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू।
ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू। तो ये बन गया म्यू, ये माइनस का 1, ये डिवाइडेड में ये बन गया v, ये बन गया u, ये बन गया म्यू माइनस 1/, और ये बन गया r। और मेरे प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत के बाद, इतनी शिद्दत के बाद ये हमारा बच्चों आ गया है मेन फार्मूला। ये आ गया है मेन फार्मूला। ये कहानी है। बोलो, क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल करा देते हैं, ठीक है, जो कि आपके काम आएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक, चलो हम एक नए पेज पे जाते हैं और आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं। देखो, ये न्यूमेरिकल मैंने लिख के तो नहीं लाया, लेकिन मेरे पास समय है तो मैं लिख दूंगा बच्चों। जिसको रुकना है रुक सकता है। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र से वस्तु ए बी, दिए गए चित्र से वस्तु ए बी के, थोड़ा पेशेंस रख लो, पानी पी लो, वस्तु ए बी के प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, ऐसे प्रश्न आएगा पेपर में। ये 1 सेंटीमीटर का है, वस्तु की लंबाई 1 सेंटीमीटर की है, और उसके बाद ये यहाँ पे कहीं पर पॉइंट सी है। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक, और उसके बाद इसका अपवर्तनांक दिया गया है μ2 इज इक्वल टू, दे दिया इन्होंने 4/3, और इसका जो अपवर्तनांक है μ1 इज इक्वल टू इन्होंने दे दिया है 1 है। समझ गए होगे तुम लोग कि भाई वायु ही है। ठीक, वायु का ही 1 होता है, मतलब निर्वात का भी 1 होता है। इसके बाद ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, P हो गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 20 है, 20 सेंटीमीटर है। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 40 सेंटीमीटर है। यहाँ मतलब ये P से, ठीक, ये 40 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में इन्होंने इतना दिया है। ठीक, इस क्वेश्चन में इन्होंने इतना दिया है। अब मैं इसको करना शुरू करूँगा, ध्यान से सुनते जाना। ठीक, सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं वो नोट कर लो। मुझे दिया गया है वस्तु की लंबाई O बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। ठीक, और इसके बाद फिर हमें दिया गया है कि ये P से लेकर ये 20 है ना, जो कि है R, अभी भी पीछे निगमन करके आए हो। तो U की वैल्यू इन्होंने दे दी है कितने सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और इसके बाद R की जो वैल्यू दे दी है वो उन्होंने दे दी है 20 सेंटीमीटर। बोलो, यहाँ तक क्या आप लोगों को समझ में आ गई इतनी बात, अच्छे से, आसानी से सारी चीज़ें? ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम एक फार्मूला जानते हैं μ2/v माइनस μ1। सारे बच्चे बोलते हैं सर आप फार्मूला नहीं कराते, तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि अरुण ने एक कमेंट किया था कि सर आप फार्मूला भी इसके साथ साथ आप ये भी करवा दिया करो। देखो बेटा, अभी पीछे हम आपको 2 फार्मूले बता के आए हैं, एक ये वाला बता के आए हैं और एक ये बता के आए हैं। कब कौन सा इस्तेमाल होगा वो ध्यान से सुनो। ठीक, हमें पता है, हाँ पावर कट हो गया था, अब ध्यान से सुनो। हमें ये बात पता है कि कब कौन सा फार्मूला कब हम लोग उपयोग करेंगे। जब बच्चों, हमें ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हमें ये बोला जाएगा कि ये वाला जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ बना है, जिसका बना होगा उसका अपवर्तनांक अगर मुझे दिया जाएगा, और इधर बोला जाएगा कि वायु नहीं है, कोई विरल माध्यम है, उसका अपवर्तनांक अलग अलग हमको दिया रहेगा, तो फिर हम लोग जो ये पहले फॉर्मूला निकाला था वो मैं उपयोग करूंगा। जब मुझे, ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों का अलग अलग अपवर्तनांक दिया रहेगा, μ1 μ2 का मान दिया रहेगा, तब तो मैं ये वाला यूज़ करूंगा। जब मुझे बोल दिया जाएगा कि भैया विरल माध्यम हमारा वायु है, तो मैं ये वाला यूज़ करूंगा। अब आपके मन में आया होगा कि सर मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं, देखो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो μ1 का वैल्यू 1 है, तुम कोई भी फार्मूला लगाओगे आ जाएगा। लेकिन जब मुझे अलग अलग दिया है तो फिर मैं कैसे करूं कि कौन सा लगाना है, तो पहले वाला ही लगाओ। ठीक, जब मुझे अलग अलग दिया है तो पहले वाला ही लगाना है। जब मुझे क्या करना है कि भाई केवल इसका दिया होता, ऐसे दिया होता, ऐसे बोला जाता, ठीक, कि पहला माध्यम में कुछ नहीं दिया होता, ऐसे दिया होता,
ऐसे दिया होता तो हम क्या करते, तो डायरेक्ट हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करते और इसकी जगह पे हम बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा 4/3 होता, जो कि हम यही कहते ही हैं। समझ में आ गई बात अच्छे से? और लेकिन जब ये 1 होगा तो इसका मतलब वायु है, तो चाहे कोई भी लगाओ। ठीक, चलो वैल्यू रखोगे, पुट करोगे। इसका वैल्यू है बच्चों 4/3, ठीक है, इसका वैल्यू है 4/3। देखो 4 कितना अच्छा लिख गया। और उसके बाद v का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो, निकालना है। और इसका वैल्यू कितना है, 1। u का वैल्यू कितना है, प्रश्न में दिया गया है 40, 4/3 माइनस 1, और ये r का वैल्यू दिया गया है हमें 20। अच्छा, फिर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर जो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, आपने इसमें u v इन सब के मान जो है माइनस में नहीं लिखे। आया होगा मन में सवाल। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस फॉर्मूले को डिराइव कर रहा था तो हमने ऑलरेडी इनको माइनस में ले लिया है ना, हमने इनको माइनस में ले लिया है ना, तो मुझे इसमें अगर हम लोग यहाँ माइनस में लेते हैं तो कोई मतलब ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें कोई इसमें माइनस लेने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, और वैसे भी अगर हम इसमें माइनस लेते भी हैं, मान लो बाई चांस यहाँ माइनस आया भी ऐसे, और फिर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक काम करते हैं, आपके मन से ना वो माइनस वाला भूत हटा ही देते हैं। ठीक, आपके मन से वो माइनस वाला भूत हटा देते हैं। इसमें माइनस तुम लगा लो, यहाँ वैल्यू पुट कर लो, यहाँ वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व कर लेना इन दोनों को। आपका जो आंसर है ना वो आ जाएगा v बराबर 32 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? सॉल्व कर लोगे आसानी से, या मैं कर दूं? हो जाएगा ना बच्चों आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो उम्मीद है इतना बात समझ में आ गई होगी आपके। अब इसके बाद हमसे इसमें पूछा था कि उसकी लंबाई भी ज्ञात करो। अच्छा, लंबाई ज्ञात करने के लिए आप इसमें फॉर्मूला यूज़ करोगे आवर्धन का। क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनो। v आवर्धन m बराबर v/u, और एक और फॉर्मूला भी होता है बच्चों I/o। इसमें से आपको o पता है, I निकालना है, ये वैल्यू निकाल चुके होगे आप, नीचे से 32 आएगा और u बराबर दिया है। हल कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्या समझ में आया? तो आज ये हमने अवतल पृष्ठ के लिए निगमन किया है। कल हम लोग अब करेंगे उत्तल पृष्ठ के लिए निगमन। तो अब हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम लोग करेंगे उत्तल पृष्ठ के लिए निगमन। लेकिन अवतल पृष्ठ का अगर निगमन आपको समझ में नहीं आएगा तो उत्तल वाला कभी नहीं आएगा, इसलिए पहले अवतल वाला देख लो अच्छे से आज का सेशन, तभी अगला सेशन समझ में आएगा। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।